हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपवर्तन के नियम पढ़ते समय दूसरे नियम में पढ़ा था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक निश्चित रंग के प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिगर पर ध्यान दीजिए, जाती है तो वह अपनी दिशा बदल लेती है, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह भी पढ़ा था आपने कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम आज यह पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वह कितना होता है। दिशा परिवर्तन के विस्तार, कौन सी दिशा परिवर्तन के विस्तार से ही अपवर्तनांक संबंधित है। अर्थात किन्हीं दो दिए गए माध्यम, किन्हीं कोई भी माध्यम हो सकता है। यहां माध्यम एक में वायु है, दूसरे माध्यम में कांच है, तो एक दिया हुआ होना चाहिए, दोनों स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन माध्यम है। तो दिए हुए माध्यम के युग्म के लिए, युग्म मतलब जोड़ा के लिए, दिशा परिवर्तन के विस्तार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दिशा परिवर्तन के विस्तार, कितना दिशा में परिवर्तन होता है। यहाँ आपतित किरण मतलब और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, यह बताता है कि कितना विस्तार हुआ है। जब इसकी तुलना करेंगे तो कम हुआ है या अधिक हुआ है, कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो कितना कम हुआ है या कितना अधिक हुआ है, इसके विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। जो ऊपर के समीकरण, यह जो ऊपर का समीकरण है, यह अपवर्तन का दूसरे नियम है जिसको स्नेल के नियम कहते हैं। आप जानते हैं कि स्नेल के दूसरा नियम से साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, एक नियत अंक होता है। आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या बराबर स्थिरांक। यह स्थिरांक ही, इस समीकरण में यह स्थिरांक ही दिशा परिवर्तन के विस्तार को बताता है। ठीक है। और देख रहे हैं दाहिने पक्ष में है यह समीकरण के, तो वहीं लिखा गया है कि दाहिने पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। ठीक है। और इसी स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। आइए फिर से पूरी लाइन पढ़ते हैं। किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए, ठीक है, माध्यमों के युग्म, ठीक है, के लिए दिशा परिवर्तन के विस्तार, किसके दिशा परिवर्तन, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण, देख रहे हैं ना, के बीच में जो बनने वाला कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यह हमें यह बताता है कि कितनी दिशा में परिवर्तन हुआ है। दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो ऊपर के समीकरण, यहाँ ऊपर समीकरण स्नेल के नियम है कि दाहिने पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। ठीक है ना। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन, सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, दिशा परिवर्तन की विस्तार, दैट टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। द कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में हम प्रकट करते हैं। अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड इन द अबव इक्वेशन, देख रहे हैं राइट हैंड साइड में है। अब यह अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है
और यह है विभिन्न माध्यमों में, देख रहे हैं दो माध्यम हमने यहां लिया था, बहुत से माध्यम हो सकते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल, कौन सी पर? आपेक्षिक चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो है वह विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के संचरण की, प्रकाश के प्रोपेगेशन, संचरण, चलने की आपेक्षिक चाल पर निर्भर करता है। आपेक्षिक चाल आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े हैं, याद होगा। आपेक्षिक चाल क्या होता है? आपेक्षिक चाल होता है, नहीं है तो याद कर लीजिए कि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को आपेक्षिक चाल कहते हैं। मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो आपेक्षिक चाल पर निर्भर करता है। अब है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग गति से संचरित होता है। आप 3 उदाहरण लीजिए, एक निर्वात, दूसरा हवा और तीसरा जल ले लीजिए या कांच ले लीजिए। तो निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है और यह अधिकतम होती है। अधिकतम मतलब सबसे अधिक, यह द्रुततम गति है, फास्टेस्ट स्पीड है प्रकाश का किसी भी माध्यम में। ये निर्वात, वैक्यूम में जहां कुछ ना हो, हवा भी ना हो, और हवा में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी ही कम होती है, मार्जिनली लेस होती है, बहुत कम, मतलब लगभग बराबर ही होती है। और जब हम जल में आते हैं या कांच में आते हैं तो प्रकाश की चाल बहुत कम हो जाती है। यह प्रकाश की चाल कम होती है, क्यों होती है? इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। निर्वात विरल माध्यम है, हवा उससे थोड़ा सा सघन है, जल, कांच और सघन है। मतलब प्रकाश विरल माध्यम में तेज गति से संचरित होती है और ज्यों-ज्यों माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश की चाल कम होती जाती है। वहीं यहां लिखा गया है कि प्रकाश के संचरण की चाल निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है, वायु में उससे कम होती है, कांच ले तो उससे और कम हो जाएगा, और ले तो और कम होता जाएगा। यहां देख रहे हैं कि यह सघन, विरल से सघन में जाते समय प्रकाश की चाल कम होती जाती है। विरल माध्यम से सघन में जैसे जैसे जाते हैं प्रकाश की चाल वैसे वैसे कम होती जाती है। अर्थात विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम सघन माध्यम में जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाती है। इसको हम प्रकाशिक सघन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक सघन माध्यम, यह प्रकाशिक विरल माध्यम, ठीक है ना। प्रकाशिक, यहां देखिए, यहां फिगर में प्रकाशिक रूप से वायु विरल है और प्रकाशिक रूप से कांच सघन है। तो विरल से सघन में आ रही है तो ये दिख रहे हैं किधर मुड़ रही है? अविलंब की ओर मुड़ रही है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, अपवर्तित होती है, तो यह किधर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर। फिर कांच से वायु में जाएगी, जैसा इसके पहले मैंने पढ़ा था, तो यह अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है ना। फिर से दोहराइए इसको। विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ती है और सघन से विरल में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब से दूर चली जाती है। आइए हम यहां फिर अपने मूल बिंदु अपवर्तनांक पे आते हैं। तो अपवर्तनांक
निर्भर करता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल पे। और चाल किस पे डिपेंड है? माध्यम के सघन या विरल होने पर। तो कोई दो माध्यम लें, कोई दो माध्यमों का युग्म कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? माध्यमों का युग्म, पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का जो मान होगा, अपवर्तनांक का मान, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वह निर्भर करता है किस चीज पे? दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर। दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और प्रकाश की चाल दोनों माध्यमों में, इसी को ना अपेक्षित चाल कहते हैं। तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा कौन चीज? हमारा अपवर्तनांक। हम इस उदाहरण में लेते हैं, फिगर पर ध्यान दीजिए। यहां माध्यम एक वायु है और माध्यम दो कांच है। यह विरल है, यह सघन है। जब इसमें मान लें हम प्रकाश की चाल को V1, क्या मान लें? V1, और इसमें मान लें V2, ठीक है। माध्यम एक में प्रकाश की चाल को V1 यदि मान लें और माध्यम दो में प्रकाश की चाल को V2 यदि मान लें, तो अपेक्षित चाल मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अपेक्षित चाल हुआ ना, V1 बटा V2। इसी को हम अपवर्तनांक कहेंगे। किसका? माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, ठीक है ना। माध्यम दो, यहां माध्यम दो है कांच, तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है ना। कहेंगे माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। इसको हम कैसे निरूपित करते हैं? n/1, क्या लिखते हैं? n/1। इसको पढ़ेंगे माध्यम दो, देख रहे हैं ना, का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, ठीक है, बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। देख रहे हैं ना, V1 बटा V2। यहां आप ध्यान दीजिए कि जिसका अपवर्तनांक निकालना है, किसका अपवर्तनांक? माध्यम दो का, वह हमेशा नीचे होगा। कहां होगा? हमेशा नीचे, हमेशा नीचे। माध्यम दो हमेशा नीचे, इसी का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। तो माध्यम दो में दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष होगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, V1 बटा V2। यह यदि उलट जाए, ठीक है, उल्टी स्थिति आ जाए, मतलब अब प्रकाश माध्यम एक का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम इसको इस रूप में निरूपित करेंगे, n/2। इसका अर्थ ये हुआ कि माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, ठीक है ना। माध्यम एक का अपवर्तनांक n अपवर्तनांक से, ठीक है, माध्यम दो के सापेक्ष। तो उलट जाएगा स्थिति, देखिए इसके ठीक उल्टा, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की, ठीक इसकी उल्टी स्थिति है। तो V2 बटा V1, आप समझ गए। अब यदि माध्यम एक, यहां हमने वायु लिया था, निर्वात हो या वायु हो, ठीक है, क्या हो? निर्वात हो या वायु हो, तो हम इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट RI, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। RI मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और इसको निरूपित करते हैं N2 से, केवल N2, ठीक है ना। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक कब? जब माध्यम एक निर्वात हो या वायु हो, ठीक है ना। अब हम पढ़े हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से थोड़ी ही कम होती है, मार्जिनली लेस होती है। तो हम वायु को यदि माने, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल को यदि C माने, क्या माने? C माने, और कोई माध्यम हो, यहां जो माध्यम हो उसकी में प्रकाश की चाल को यदि हम V माने, ठीक है ना,
यहां समझ रहे हैं, वायु में प्रकाश की चाल को हम c माने और माध्यम में प्रकाश की चाल यदि v हो तो nm मतलब माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे इसका? माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा माध्यम में प्रकाश की। यहां भी ध्यान दीजिए, जिसका निकालना है उसका नीचे, माध्यम का निकालना है, मीडियम का निकालना है, तो हमने बट्टा में कहां रखा है? नीचे रखा है। माध्यम में प्रकाश की चाल को नीचे और ऊपर वायु में प्रकाश की चाल। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? देख रहे हैं ना, वायु में प्रकाश की चाल के सापेक्ष। तो वायु की सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम केवल अपवर्तनांक कहलाते हैं। माध्यम का केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। यह हुआ अपवर्तनांक। अब अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, जिस तरह से वह सघन होगा या विरल होगा। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पेज कितना है 193 पे बहुत से माध्यमों का अपवर्तनांक दिया गया है, जिसमें से कुछ का हमने यहाँ लिखा है। द्रव्यात्मक माध्यम अपवर्तनांक जैसे हवा का है 1.0003, जल का 1.33, केरोसिन का 1.44 और हीरा का है 2.42। आप देख रहे हैं हवा का अपवर्तनांक सबसे कम है, देख रहे हैं ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, देख रहे हैं ना। और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। आप यहां ध्यान दीजिए, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह प्रकाशिक रूप से विरल होगा और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह प्रकाशिक रूप से सघन होगा, ठीक है ना। क्लियर? अब जैसे हवा और हीरा में हम तुलना करें तो देख रहे हैं कि हवा का सबसे कम है और हीरे का सबसे अधिक है। तो हवा विरल होगी प्रकाशिक रूप से और हीरा क्या होगा? प्रकाशिक रूप से सबसे अधिक सघन है। अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया हो तो उसका क्या अर्थ है? जैसे एक और पॉइंट सीखना है हमें कि यदि हमें जल का अपवर्तनांक लिखना है तो इसको लिखेंगे NW। क्या लिखेंगे? NW शॉर्ट फॉर्म में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है 1.33। देख रहे हैं ग्लास का लिखना है, ग्लास मतलब कांच का, तो इसको लिखेंगे NG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। यदि डायमंड का लिखना हो, डायमंड माने हीरे का, तो ND लिखेंगे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। समझ रहे हैं? ये शॉर्ट फॉर्म है। तो यदि इस तरह से लिखा गया हो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यदि वाटर है तो वायु में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात इतना है। क्या है? वायु में प्रकाश की चाल बटा पानी, पानी मतलब जल में प्रकाश की चाल का अनुपात इतना है, ठीक है ना। यह प्रदर्शित करता है कि वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात इतना है। यदि एक दूसरा उदाहरण लें, आइए समझते हैं। NG = इतना लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल बटा ग्लास, ग्लास मतलब शीशे, कांच, कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, अर्थात ऐसे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा क्या लिखेंगे? ग्लास, कांच, कांच में प्रकाश की चाल बराबर कितना? यहां 1.52। समझ रहे हैं ना। मतलब वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, यही ना अनुपात है, मतलब आपेक्षिक चाल, ठीक है ना, बराबर
1.52।